तो हमजा के मैनिपुलेशन को समझाने से पहले ये बता दूं कि फिल्म के अंदर रहमान डकैत की एक बीमारी और एक कमजोरी भी थी, जिसका फायदा उठा के हमजा ने इसे बेवकूफ बनाया। लेकिन वो बीमारी और कमजोरी क्या है ये तो आपको फेज 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले यानी फेज 1 में हमजा रहमान डकैत को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जिन्हें फिल्मों के इंटरनल लेयर को समझना हो, या फिर वो न्यू फिल्म मेकर जो अपनी शॉर्ट फिल्म के अंदर मैनिपुलेशन या साइकोलॉजी ऐड करना चाहते हो। तो हमजा के मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है शादी वाले सीन से, जहाँ हमजा रहमान डकैत के बच्चे को बचाकर उसके दिमाग पर रेसिप्रोसिटी नाम की साइकोलॉजी उत्पन्न करता है। इसके अंदर होता यह है कि जब कोई आपके परिवार के किसी मेंबर की जान बचाता है अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो आपके अंदर ये भाव आता है कि आप इसके लिए कुछ करो, और यही चीज रहमान डकैत के साथ हो रहा है। बस फर्क इतना है कि जो काम रहमान डकैत को करना चाहिए वो उसके आदमी कर रहे हैं, गन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। बट जब मैंने पहली बार इस फिल्म को देखा तो मेरे अंदर ये आया कि रहमान डकैत इतना बड़ा गैंगस्टर था जिसके पास पूरी लेयारी थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले सीन में वो हमजा की बात पे आ कैसे गया। तो इसका आंसर है नेक्स्ट साइकोलॉजी, वो है बेनेवोलेंट स्ट्रेंजर साइकोलॉजी। इसके अंदर होता यह है कि जब कोई अजनबी या कोई भी आपकी मदद करता है अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाता है। तो वही चीज रहमान डकैत के साथ यहाँ पर हुआ। वो चाहता तो हमजा की बात को ना मानकर इसका विरोध कर सकता था, क्योंकि शादी में क्या हुआ इसने तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमजा ने इस साइकोलॉजी की मदद से रहमान डकैत के पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, उसे जबरदस्ती विश्वास करना पड़ा। क्योंकि हमजा ने रहमान डकैत के बच्चे को हॉस्पिटल लाकर उसके दिमाग के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए था उसे बंद कर दिया, और इन्हीं दोनों साइकोलॉजी की वजह से रहमान डकैत को हमजा के ऊपर विश्वास करना पड़ा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसकी नजर जो भी रहमान डकैत के कमजोरी को देख रही है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये इसकी कमजोरी। इसके अंदर होता यह है कि सामने वाला इंसान खुद के डिसीजन से ज्यादा दूसरे के डिसीजन पर निर्भर रहता है, क्योंकि खुद का डिसीजन हमेशा उसे गलत ही लगता है, जबकि दूसरे का डिसीजन हमेशा सही लगता है। और ठीक ऐसे ही रहमान डकैत के साथ हो रहा है, जैसे वो किसी भी एक्शन को करने से पहले किसी और के पास सजेशन लेने जाता है। नईम का बदला लेना चाहिए कि नहीं? तू मेरी जगह होता तो क्या करता? और इसी कमजोरी को हॉस्पिटल वाले सीन में हमजा नोटिस करता है, जिसके बाद उसके अगले सीन में कमजोरी का फायदा उठाता है, वो जवाब देके जो वो सुनना चाहता था। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कंफर्मेशन बायस। तो इसके अंदर क्या होता है मैं ये समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ। तो मान लो आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो अभी गुस्से में है, और अगर अभी आप उससे शांत रहने के लिए कहते हो, लड़ने के लिए मना करते हो, तो वो अभी आपको दुश्मन समझेगा। पर वहीं पर आप उसके गुस्से को और उकसाने का काम करते हो तो वो आपको दोस्त समझेगा। सेम यही कंडीशन होता है कंफर्मेशन बायस नाम की साइकोलॉजी में, जहां सामने वाला इंसान तभी आपको अपना दोस्त बनाएगा जब आप उसके इमोशन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। और ठीक ऐसे ही यहाँ पर धुरंधर में हो रहा है। हमजा रहमान डकैत को वही आंसर कर रहा है जो रहमान डकैत अपने दिमाग पर पहले से बैठा चुका है। तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। और ये आंसर सुनते ही उसे लगता है कि ये मेरे जैसा है, यानी ये मेरे दोस्त के काबिल है। बट हमजा के आंसर में एक बात है, वो रहमान डकैत को ओवर रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह। बट यही है इसकी बीमारी। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है गॉड कॉम्प्लेक्स, जहाँ इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। और इसी बीमारी का फायदा उठाते हुए हमजा रहमान डकैत को वही आंसर करता है जो इसके दिमाग में पहले से था। और वैसे देखा जाए तो फेज 1 में हमजा इन तीनों साइकोलॉजी की मदद से रहमान डकैत का सिर्फ ध्यान ही आकर्षित कर पाया था, जबकि फेज 2 में उसकी बीमारी और एक और साइकोलॉजी की मदद से उसे बेवकूफ तो बना देता है, बट वो ट्रस्ट नहीं जीत पाता जिससे उसके ऊपर विश्वास किया जाए। इसीलिए फेज 3 और फेज 2 के बीच में एक ऐसा सीन आता है जहां रहमान डकैत उसके ऊपर गाली देता है। और इस वाले सीन में हमजा ये समझ जाता है कि इसको मेरे ऊपर पूरा विश्वास हुआ ही नहीं है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा करता है कि रहमान डकैत खुद इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। और वो काम था रहमान डकैत को बचाने के लिए चौधरी असलम से टक्कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रहमान डकैत जानता था कि चौधरी असलम किस तरह का आदमी है। बिकॉज फिल्म में कई ऐसे मूवमेंट हुए होंगे जहाँ रहमान डकैत और चौधरी असलम के बीच में कुछ अफरा तफरी हुई होगी, जिसके बाद वो जानता है कि चौधरी असलम कितना खतरनाक आदमी है, और खतरनाक होने के बावजूद अगर कोई कैरेक्टर उसे टक्कर दे रहा है तो वो कैरेक्टर कितना खतरनाक हो सकता है। ये बात रहमान डकैत को इस सिचुएशन में पता चली जहां उसे बचाने के लिए हमजा एसपी असलम से टकरा जाता है। इस सिचुएशन में रहमान डकैत हमजा के ऊपर पूरा ट्रस्ट करने लगता है, और यही होती है इसकी सबसे बड़ी गलती जो उसके मौत का कारण बनती है। तो ये रहा हमजा के रहमान डकैत को बेवकूफ बनाने का प्रोसेस, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे आता जाता है।